नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में कोविड के आज 5 नए केस आए हैं। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है और बड़ी बात यह है कि दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों को फिलहाल ऋषिकेश एम्स में ही रखा गया है। वहीं इनके अलावा एक मरीज महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर्स को कोविड हुआ है। दोनों ही डॉक्टर्स की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां पर तृतीय केदार तुंगनाथ के बेस कैंप चोपता में घोड़े खच्चरों को बेरहमी से पीटा गया है। घोड़े खच्चरों को पीटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में घोड़े खच्चर चलाने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में बेजुबान जानवरों को डंडों से पीटा गया। इस दौरान एक घोड़ा नाली में भी गिर गया और उसे भी डंडे से पीटा गया। इस पूरे मामले की पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। बुधवार शाम अचानक आई आंधी और बारिश ने हरिद्वार में भी काफी तबाही मचाई। यहां तेज हवाओं के कारण कई जगह पर पेड़ गिर गए, जिनसे ट्रैफिक भी बाधित हो गया। वहीं सड़कों पर हुए जलभराव के कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में बस स्टैंड, ऋषिकुल तिराहा और जमुना पैलेस के पास गिरे पेड़ को फायर ब्रिगेड की टीम ने काटकर रोड को साफ कराया। हालांकि मौसम विज्ञान ने तेज आंधी और बारिश का अंदेशा जताया गया था। महज 1 घंटे के लिए आई बारिश और तेज हवा से हरिद्वार में भी कई जगह पर नुकसान हुआ है। चमोली में एक बार फिर से मौसम बदला है। कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में भी तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टीवी टावर मोहल्ले में सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को खतरा बना हुआ है। 4 से 5 परिवारों के घरों में बरसात का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल भी बना है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदला है और तेज बारिश हुई है। इस बीच बारिश में ही यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लाइन पर खड़े होते हुए नजर आए। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में अभी तक हर दिन 18 से 20 हजार तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। तो वहीं 4,35,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में 10 जून से 15 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। मतलब ये कि इस बार जून की गर्मी से राहत के आसार हैं, पर मई में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों का बड़ा नुकसान किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में मौसम की एंट्री की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 10 जून से 15 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दाखिल हो जाएगा और सही वक्त पर बरसात के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। यानी मई में राहत के बाद जून में भी गर्मी आफत नहीं बनेगी। 15 डेज और जो है करीब लग जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 अगर वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ता है तो 10 से 15 जून के बीच में जो है हमारे उत्तराखंड में भी पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति है। हाँ, ये है कि लगातार बारिश रही तो इस बार गर्मी कम रही। मई में इस बार जमकर बेमौसम बरसात हुई, जिसका बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। ऐसे में कृषि विभाग केंद्र से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। उत्तराखंड में अब तक बारिश और ओला गिरने से करीब 5,200 हेक्टेयर में लगी फसल खराब हुई और पहाड़ों में सेब, कीवी की बागवानी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। लगातार मैंने अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों के डीएचओ से सीएचओ से संपर्क करके आप नुकसान का आकलन लें। जो भारत सरकार के मानक में आते होंगे 33% से उनको वहाँ से दिया जाएगा। बाकियों को जो हम इंश्योरेंस से मुआवजा दिया जाएगा
और इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ में हमारी सरकार खड़ी है। किसानों पर बेमौसम बरसात की बड़ी मार पड़ी है, पर मई की बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत दी है। ऐसे में जल्द बरसात की शुरुआत जहां पहाड़ में आफत खड़ी कर सकती है, पर जून में आपको जलाने वाली गर्मी से राहत भी मिलेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 11 बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने योग नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में 5 नए योग हब 2030 तक विकसित किए जाएंगे। योग सेंटर खोलने के लिए पहाड़ों में 50% सब्सिडी तो मैदानी इलाकों में 25% सब्सिडी दी जाएगी। योग नीति बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। स्कूलों में भी योग को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी दे दी गई है और ये नीति अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आने वाले तीमारदारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है और सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर सस्ता रहना और खाने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। धामी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है और 10 करोड़ लागत तक के ठेके स्थानीय ठेकेदार को ही मिलेंगे। ठेकेदारों की अलग अलग कैटेगरी में भी उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जो नए स्थापित होने वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% या 20 लाख तक की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेग झील को योगा हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रति परियोजना का अनुदान इसमें दिया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल कुछ और समय के लिए और बढ़ना तय है। बुधवार को पंचायती राज एक्ट में संशोधन मंजूरी के लिए अध्यादेश राजभवन को भेज दिया गया। चूंकि पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में खत्म हो चुका है, उसके बाद इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, जो अब खत्म हो रहा है। लिहाजा कोर्ट के फैसले के हिसाब से चुनाव करवाना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार चुनाव जुलाई में करवाए जा सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और गुरुवार को ब्लॉक प्रमुखों का एक्सटेंडेड कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में इनको कुछ और समय देने के लिए एक्ट में बदलाव करना जरूरी है। मुहिम राज्यपाल के राजभवन में पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है। सचिव महामहिम राज्यपाल से मेरी वार्ता हुई है और चूंकि महामहिम इस समय नैनीताल में है, तो पत्रावली पर जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है। 2016 के दल बदल मामले में सीबीआई का एक्शन हुआ है। सीबीआई ने दल बदलने वाले विधायकों को नोटिस भेजा है। मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेता तलब हुए हैं। सीबीआई ने कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा है। मंत्री सुबोध उनियाल को गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने बुलाया है, लेकिन मंत्री सुबोध उनियाल ने बिजी होने का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई है। साल 2016 में बजट सत्र के दौरान हरीश रावत सरकार में शामिल रहे 9 विधायकों ने पाला बदलकर हरीश रावत सरकार को अल्पमत में ला दिया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए, लेकिन इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। सीबीआई इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य पक्षकारों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब दल बदल और इस पूरी प्रक्रिया के मूल में रहे उन 9 विधायकों से पूछताछ की जा रही है। हरीश रावत जी के खिलाफ कोई सीबीआई में केस है और उसमें पहले भी एक बार हमारी गवाही हो चुकी है। अब दोबारा जो आईओ हैं उन्होंने फिर दोबारा गवाही के लिए सबको भेजा है कि साहब आप करके हम लोगों से कुछ लोगों को मालूम करना होगा घटना के बारे में। उस बारे में एक आया नोटिस। यूनियन गवर्नमेंट ने जो हरीश रावत जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई है, उसी में उन लोगों ने हमको गवाही के लिए बुलवाया। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने निर्माणाधीन बलिया नाले का निरीक्षण किया है। नैनीताल के लिए बलिया नाला बड़ा खतरा है,
लेकिन सरकार यहां पर ट्रीटमेंट का काम कर रही है। शुक्रवार को सरकार द्वारा कराए जा रहे ट्रीटमेंट के कामों का जायजा लिया गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने कामों पर सवाल भी उठाए और कहा कि गुणवत्ता खराब है, जिसके लिए तलहटी से काम जरूरी है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार करीब 300 करोड़ से काम करा रही है, जिससे पहाड़ी में भू कटाव रुकेगा। एक ही प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो हमारे भाइयों के लगभग 90 मकान स्थानांतरित करने के लिए कह रखा है, वो अभी हुए भी नहीं है। और सबको ये अंदेशा है कि इतना अच्छा काम चल रहा है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कभी भी कोई खतरा ऊपर की साइड हो सकता है। पैसे की कमी पड़ गई थी, जो 176 करोड़ रुपए पहले दिया था, लेकिन अभी 121 करोड़ रुपए लगभग अब टोटल हो जाएगा करीब 298 करोड़। आपदा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा मैनेजमेंट के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कारगर साबित हो सकता है, इन विषयों को लेकर यूकॉस्ट ने बेंगलुरु में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। ये चर्चा देहरादून में नवंबर में होने जा रही विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की सीरीज का हिस्सा रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि आपदा प्रबंधन में राज्यों के बीच का सहयोग महत्वपूर्ण कड़ी है। चूंकि दैवीय आपदा कहीं भी और कभी भी आ सकती है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। वहीं यूकॉस्ट के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सम्मेलन में अलग अलग सेशन हुए। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वीडियो संदेश भी दिखाया गया। प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा नवंबर माह में आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की धरती भारत की ओर आकर्षित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे यू विल गेट टू सी कि हमारे पूरे देश भर के कमाल के एक्सपर्ट्स इसमें आए। इसलिए ये महत्वपूर्ण था कि कहीं से ये बात की जाए, इतना महान देश, and every time round we get to learn everything from outside। बात ये हुई कि एक हिमालय से हम बात करें कि एक क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट एक्शन में। देहरादून में बीजेपी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। मैराथन को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई और खुद भी दौड़ लगाई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाई। पेविलियन ग्राउंड से मैराथन की शुरुआत हुई। मैराथन को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है। अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन यहां पर किया गया। तो ये दो तस्वीरें लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौड़े, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर दौड़े। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। दरअसल एक बुजुर्ग दंपति सुबह मंदिर जा रहे थे, तभी दो बाइक सवार युवक उनका पीछा करते हुए मंदिर के बाहर पहुंच गए और मौका देखते ही महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विकासनगर में एक दबंग ने पूरी बस्ती का रास्ता रोक दिया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब एसडीएम और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। यहां के आदूवाला जुडली गांव में एक दबंग ने पूरी बस्ती का सार्वजनिक रास्ता पत्थर लगाकर रोक दिया। दबंग राज्यपाल ने दावा किया है कि रास्ते की जमीन उसकी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो सरकारी योजना से बने इस रास्ते पर बरसों से चलते आ रहे हैं। अब अचानक रास्ते पर दीवार लग जाने से वो घरों में कैद हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इस दबंग शख्स को 2 दिन का समय देते हुए रास्ते पर की गई दीवार को हटाने की चेतावनी दे दी है।
बस ये रास्ता बन गया था इन्होंने, मैंने चौकी में दी थी, फिर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर मैंने SDM साहब के आदेश ला रखे। वो कहते ठीक 2-4 दिन में हो जाएगा। देहरादून की निरंजनपुर मंडी से 500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। FDA और पुलिस की टीम ने नकली पनीर के साथ मोहम्मद इरशाद को हिरासत में लिया है। नकली पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। नकली पनीर को ट्रंचिंग ग्राउंड में नष्ट कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम अब दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है, तो व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अब तक नगर निगम में 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और नगर निगम ने 31 मई तक समय दिया हुआ है। वहीं 31 मई तक आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें दून के अलग अलग व्यापारी वर्गों के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा और समिति में जो भी निर्णय आएगा उसी आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। अभी तक हमारे पास 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और 31 हमारी इसमें डेट थी कि 31 तक हम इसमें सारी आपत्तियों को सुनेंगे, हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए देश भर में भले ही देहरादून प्रसिद्ध हो, लेकिन हायर एजुकेशन के हालात खराब हैं और यहां के अधिकतर स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। आखिर क्यों? देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ही 11 राज्य विश्वविद्यालय और तकरीबन 25 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत चल रही 5 यूनिवर्सिटी में यहाँ के ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोई दिलचस्पी नहीं है और ज्यादा टॉपर्स चाहते हैं कि वो प्रदेश के बाहर की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लें। अधिकतर छात्रों का मानना है कि उत्तराखंड में रिसोर्स की कमी के साथ ही टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही एजुकेशन लेवल को भी कई छात्र कम आंक रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज मैम, इनफैक्ट लैक भी ऐसे नहीं, रिसोर्सेज हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट हम भी PhD यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर हमने जब यहाँ पे अप्लाई किया HNV में, तो सब ने, जितने मैं DU से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, UG और PG, उसके बाद भी फिर उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे क्यों अप्लाई करो, वापस से DU में जाओ, बाहर जाओ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। जैसे कि आप देखेंगे जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि NIT, IT, IIT इत्यादि, और जो निचले पायदान के जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे, उनके अंदर काफ़ी सिलेबस में अंतर है, एजुकेशन का जो लेवल है उसमें अंतर है, और यही अंतर ही कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को अपने एक निश्चित स्थान से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। वहीं एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्राथमिकता में रहती है। देश में कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां की फैकल्टी वर्ल्ड क्लास की होती है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी से समझौता नहीं करता। के शिक्षक IIT से पढ़े हुए हैं, IISc बेंगलोर आदि और अंतर्राष्ट्रीय अन्य जगह से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की हुई है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि वो टीचर बच्चे की ग्रूमिंग, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनको सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, उनको और एरियाज़ में भी देते हैं, उनको शोध के बारे में भी बताते हैं, उनको रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स के बारे में भी बताते हैं और उनको उस डोमेन तक ले जाते हैं जो सामान्य रूप से एक सामान्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। हाल ही में UTU श्रीदेव सुमन सरीकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई और टीचर्स के नियुक्ति जैसे मुद्दों पर हंगामा किया था। ऐसे में न स्टूडेंट्स न ही उनके अभिभावक चाहते हैं कि वो अपने करियर को लेकर किसी तरह का समझौता करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।